जी स्टार्ट करें हम या 5 मिनट वेट कर लें। 5 मिनट वेट कर लेते हैं। स्लाइड सबको नजर आ रही हैं? चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक असाइन हुआ है वो है कॉन्ट्रैक्ट्स और एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट से डिफरेंट किस तरह हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनते किस तरह से हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उससे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली है क्या? मुझे ये बताइएगा कि सबको नजर आ रहा है? चलें ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो एंड पे होंगे। इसको वाइंड अप करके फिर क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो लॉ है वो है 1872 का, जो कि बना था 1 सितंबर 1872 को, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। इंडिया का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। सर्टेन अमेंडमेंट्स के साथ उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, सर्टेन अमेंडमेंट्स के साथ हमने भी ये एक्सेप्ट किया। अब बेसिकली ये करता क्या है? ये जो है दो पार्टीज के दरमियान राइट्स और ड्यूटीज को इंश्योर करता है कि अगर आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हो तो आप जो हो वो बाइंड, आपके ऊपर वो जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो बाइंडिंग होगी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब इसका ये देखते हैं हम कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो है वो मकसद क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया किस लिए गया था। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि प्रोमिसेस, माइक प्लीज बाकी सबके ऑफ हो जाएं, डिस्टरबेंस ना हो ताकि। पर्पस जो है इसका बेसिकली ये है कि कोई भी अगर प्रॉमिस एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ करती है तो वो बाइंडिंग होता है, एक जो प्रॉमिस कर रहा है उसके लिए, एक जो प्रॉमिस फुलफिल कर रहा है उसके लिए। ठीक है, हर पार्टी जो है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होती है तो एक के ऊपर राइट्स आते हैं उसको पूरा करने के लिए और एक के ऊपर ड्यूटीज आती हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो इन राइट्स और ड्यूटीज को एक प्रॉपर तरीके से बताता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो वैलिड हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो वॉइड हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो बाद में वॉइड हो जाएंगे। ये सारी चीजें जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डील की जाती हैं। अब इसके पीछे मकसद क्या था, रैशनल क्या था? रैशनल होता है किसी भी चीज, अब कोई भी लॉ बनता है तो उसके पीछे कोई मकसद होता है। अब जैसे सोसाइटी के अंदर एक बंदा दूसरे बंदे से कोई कर्ज ले रहा है, एक बंदा दूसरे बंदे से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई जॉब में एंटर हो रहा है, ये सारा कुछ हम देख रहे होते हैं, हो रहा होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, डीलिंग्स होती हैं उसके अंदर। ये एक तरह से एक सोशल रिलेशन भी है। अब पहले के जमाने में हिंदू बनिया और ये सब कुछ याद होगा किस तरह से वो जो है वो राइट्स को इंश्योर नहीं करते थे और आपके पास कोई फोरम भी नहीं होता था कि आप वहां जाके कोई बात कर सको या आप जो है अपने राइट्स को जो है वो इंश्योर करवा सको, क्योंकि लॉ जो था उसको डील ही नहीं कर रहा था। ये बंद कीजिएगा, माइक बंद कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिकली वो राइट और ड्यूटी का एक रिलेशन है जिसको लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लेके आया गया और लॉ जो है वो उसको अब देख रहा है। अगर तो एक बंदा दूसरे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है
और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच करता है, तो आपके पास एक फोरम है, एक लॉ है जो उसको डील कर रहा है। वो बताता है कि ये चीजें जो हैं वो वैलिड के अंदर आती हैं, ये चीजें जो हैं ये वॉइड के अंदर आती हैं, ये चीजें जो हैं इलीगल के अंदर आती हैं। ये खसूसन बंदे जो हैं ये लॉ, ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये बंदे जो हैं वो कर सकते हैं। ये सारा कुछ जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है और उसको लिखा गया है बकायदा। अब इसके अंदर मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से सोशली ये चीज जो है, इसके पीछे रैशनल ये था कि सोशली जब आप किसी रिलेशन में दाखिल होते हो, फर्ज करें एक मैरिज है, मैरिज के अंदर एक वाइफ है एक हस्बैंड है, तो निकाह नामा इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर ये बताया जाता है कि हक महर इतना होगा, अगर कोई शर्त रखी गई है तो वो शर्त ये है, अगर तलाक तफवीज का राइट दिया गया है। वो बेसिकली सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के पॉइंट हैं जो बताते हैं कि अगर आप ये करोगे तो आपकी जो मैरिज है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। और आप मैरिज के अंदर एंटर हुए हो तो ये वाली सारी चीजें आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो एक ये सोशल राइट को इंश्योर करता है ये कॉन्ट्रैक्ट। और बेसिकली ये लॉ ऑफ प्रोमिसेस है। एक प्रॉमिस है, आपने गाड़ी जो है वो किसी को देनी है और आपको उसके बदले जो है वो पैसे मिलने हैं, तो गाड़ी और पैसे बेसिकली एक कंसिडरेशन है। ये लॉ ऑफ प्रोमिसेस है जो कि डील क्या कर रहा है, डील कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसके कौन से ऐसे सेक्शन हैं जो डिफाइन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को और किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमें सेक्शन 2H से मिलती है जो ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो कि लॉ इन्फोर्स कर रहा है। अब एग्रीमेंट क्या है, ये प्रोमिसेस हैं ये। अब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में भी हम फर्क देखेंगे। एग्रीमेंट जो है वो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट से, वो किस तरह से डिफरेंट है। बेसिकली एक एग्रीमेंट जो है वो वास्ट डेफिनेशन है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली एग्रीमेंट्स हैं जो कि जिसको लीगल बैकिंग है। अगर तो आप उन एग्रीमेंट से फिरते हो तो आप जो हो वो लाइबल हो किसी भी पेनल्टी या फाइन के लिए, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स में बेसिकली डिफरेंस कहाँ पे आता है। कहते हैं कि हर जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एन एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट। हर एग्रीमेंट जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट बेसिकली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट है। एक इनिशियल स्टेज है जो कि एक एग्रीमेंट है, आप किसी से कोई चीज लेते देते हो तो आप एग्रीमेंट करो, और अगर उसके लिए आप बकायदा लिख दो चीजें उसके रिप्रेजेंटेशन जरूरी है और वो तभी मुमकिन है। बंद कीजिएगा, बार बार माइक ऑन हो रहा है। थैंक यू। अब इसके अंदर होता ये है कि एग्रीमेंट जो है वो एक फर्स्ट स्टेज होती है। आपने किसी से कोई चीज लेनी है देनी है, आप एग्रीमेंट कर लेते हो, ठीक है। अब एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से तब्दील होता है, जब आप उसको एक रिटन फॉर्मेट के अंदर ले आते हो जो लॉ में डिफाइन हुआ है और उन उन चीजों को आप फॉलो करते हो जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में डिफाइन हुई है, तो वो एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता है। देयर कैन बी अ डिग्री ऑफ इनफॉर्मेलिटी विद एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो होता है, इनफॉर्मेलिटी वो इस लिहाज से ये कह रहे हैं, इनफॉर्मेलिटी इस लिहाज से कि ये लीगल जो सारे प्रिंसिपल्स हैं, हो सकता है एग्रीमेंट उसको फॉलो ना करो, हो सकता है कि उसके अंदर वो वाले पॉस्टुलेट्स ना हो जो एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए चाहिए होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो है, वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज लीगली एनफोर्सेबल। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको लीगल बैकिंग है। एग्रीमेंट, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिनको लीगल बैकिंग है, लेकिन कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं है जिनको लीगल बैकिंग है। तो अगर उनको लीगल बैकिंग है एग्रीमेंट्स को तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। An agreement is a general term used to describe an understanding between two or more parties, while a contract is legally binding agreement, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगली बाइंडिंग है, और जो एग्रीमेंट है वो दो लोगों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग है। ये ओरल भी हो सकता है, ये रिटन भी हो सकता है कि ये लॉ के साथ बैक भी कर रहा हो सकता है ये लॉ के साथ बैक ना करो। एक जनरल चीज है जिसके अंदर दो लोगों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, चाहे वो घर बेचने की हो, चाहे वो घर खरीदने की हो, चाहे वो गाड़ी बेचने की हो, गाड़ी खरीदने की हो, वो एक एग्रीमेंट बेसिकली एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर दो लोग जो हैं वो एक प्रॉमिस में एंटर हो जाते हैं। हो सकता है उसकी लीगल बाइंडिंग ना हो कोई। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब कौन से ऐसे एसेंशियल कंडीशंस हैं जिसके अंदर, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये हमारा हो गया था। नेक्स्ट हम ये वाला चलते हैं। एसेंशियल कंडीशन दैट मेक एन एग्रीमेंट अ कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील कर देती हैं? एक तो दो पार्टीज होना जरूरी है। आप ये नहीं हो सकता कि आप अपने आप से ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और आप खुद ही फुलफिल कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। दो पार्टीज होनी चाहिए। A valid contract must involve at least two parties identified by the contract. One of these parties will make a proposal and other is the party that shall eventually accept it. अब ये क्या कह रहा है? ये बेसिकली ये कह रहा है कि एक बंदा जो है वो ऑफर करेगा, मतलब ऑफर करने से मतलब ये है कि कोई चीज प्रेजेंट करेगा। हो सकता है वो कोई चीज बेचने के लिए कह रहा हो। एक सेकेंड, किसी का जी, रेलेवेंट क्वेश्चन प्लीज ना कीजिए। अच्छा, दो पार्टीज जो हैं उसके अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से एंटर होता है? एक बंदा जो है वो प्रपोज करता है किसी चीज को। हो सकता है वो ये प्रपोज कर रहा हो कि मैंने मकान जो है वो सेल पे लगाया है, उसकी इतनी कीमत है। दूसरा बंदा जो है वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। तो उन दोनों के दरमियान एक रिलेशन बिल्ड हुआ है जिसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन यहाँ पे आ गया है। तो दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं इंटेंट, इंटेंशन। मतलब दो पार्टीज जो हैं वो होना जरूरी है, लेकिन दोनों पार्टीज की तरफ से ये इंटेंशन होनी चाहिए कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं। एक जो है वो चीज ऑफर करना चाहती है और दूसरी जो चीज जो है वो एक्सेप्ट करना चाहती है। मसलन ये कि अगर एक बंदा जो है उसने अपना घोड़ा बेचना है फर्ज करें, और वो जो है वो ये कहता है कि मैं आज से 3 महीने तक घोड़ा बेचूंगा, उसके बाद नहीं बेचूंगा। अगर तो दूसरी पार्टी 3 महीने के बाद उससे कांटेक्ट करती है तो वो जो है एक इंटेंशन डेवलप नहीं होगी दूसरी साइड से जो बेचना चाह रहा है। ठीक है, इस बात की समझ आ गई कि एक इंटेंशन होनी चाहिए एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए। एक बंदा जो है वो ऑफर कर रहा है, एक बंदा जो है उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, और उस उस ऑफर और एक्सेप्टेंस के बाद जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हो जाता है दो पार्टीज के दरमियान। ठीक है। अब इसके अंदर तीसरी बात जो आती है वो ये है कि सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, ये इसकी एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ कि एक बंदा ये कह रहा है कि मैं ये घर खरीदूंगा और एक बहुत अच्छा अमाउंट, एक डिजायरेबल अमाउंट जो आपकी ख्वाहिश है उसके मुताबिक मैं आपको दे दूंगा। भाई ये आप जो हो एम्बिगुअस बात कर रहे हो। आप जो हो वो बताओ कि आप कितने में खरीदोगे, या जो बेच रहा है वो ये बताए कि वो इतने में सेल करेगा। ठीक है, काउंटर ऑफर्स होती हैं। वो काउंटर ऑफर एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन जो आप चीज बेच रहे हो उसके अंदर एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, और अगर ऑफरी एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके अंदर भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्विटी का मतलब ये है कि कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। मीनिंग जो टर्म्स एंड कंडीशन है आप वो प्रॉपर तरीके से डिफाइन करो अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी चाहते हो। अब इसके अंदर क्या आता है
और कि कौन सी ऐसी पार्टीज, हम कह देते हैं कि दो पार्टी जरूरी हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होने के लिए, लेकिन वो कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो कि एंटर हो सकती हैं, इसको भी लॉ जो है वो डिफाइन कर रहा है। हर बंदा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, हर बंदा जो है वो लॉ के अंदर एलिजिबल नहीं है टू बी पार्टनर या टू बी अ पर्सन जो कि एक्सेप्ट करे और टू बी अ पर्सन जो ऑफर करे, ठीक है। अब उसके अंदर इसको हम दूसरे टर्म्स में ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, अब ये वाली चीजें जो हैं ये मैं आपको बता रही हूँ कि वो हैं जो एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील कर देती हैं। आगे हम देखेंगे कि और कौन सी एसेंशियल चीजें हैं जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है जो कि लीगली बाइंडिंग हो, लॉ उसको एक्सेप्ट कर रहा हो, लॉ उसको डिफाइन कर रहा हो, और लॉ जो है वो जिम्मेदारी ले, अगर तो वो ब्रीच होता है तो वो उसकी सजा दे, अगर इन केस कोई फ्रॉड होता है उसकी सजा दे। तो ये सारा कुछ क्या आएगा ये मैं आगे आपको बताऊंगी। वैलिड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो अभी हम ये डिफाइन ये कर रहे हैं कि कौन सी चीज है जो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील कर लेती है। फर्स्ट जो है दो पार्टीज का होना जरूरी है, सेकंड जो है इंटेंशंस का होना जरूरी है, तीसरा हमने कौन सा पढ़ा था, तीसरा जो है कि एक चीज एम्बिगुअस ना हो, सर्टेन हो, मीनिंग सर्टेन हो उस चीज का। चौथा जो है हम पढ़ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी क्या है। एक बंदा, 6 साल का बच्चा, और उसको आप कह दो कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। कॉन्ट्रैक्ट ये कह रहा है कि एज ऑफ मेजोरिटी होना जरूरी है। मतलब आप देखें, अब चाइल्ड मैरिज की हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक बच्चा जो कि साउंड माइंड ही नहीं रखता, उसको वो चीजें समझ ही नहीं आ रही हैं, और आप उससे वो एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हो, तो वो जो है वो लीगल नहीं है, वो वैलिड नहीं है, ठीक है। सेकंड, साउंड माइंड। साउंड माइंड हम बेसिकली कहते हैं कि अंडरस्टैंड करना चाह रहा हो, अंडरस्टैंड कर रहा हो वो चीजें। मतलब आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, और वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो है आप पार्टीज के साथ शेयर करते हो, वो पढ़ के उसको साइन कर देती हैं। लेकिन अगर वही बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट आप किसी बेचारे मजदूर के साथ शेयर करोगे तो उसको वो समझ ही नहीं आ रहा और वो साइन करते, तो ये तो बिल्कुल ही आप जाती कर रहे हो। तो साउंड माइंड ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिस चीज के अंदर आप एंटर हो रहे हो दोनों पार्टीज जो हैं वो अंडरस्टैंड करें कि बात क्या हो रही है, किस चीज के ऊपर बात हो रही है, किस चीज के ऊपर बिजनेस डीलिंग हो रही है, किस चीज का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी के अंदर आता है कि कोई भी बंदा एंटर नहीं हो सकता किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर तो लॉ ऑफ लैंड ने उसको जो है वो मना किया हो। जैसे कि एक बंदा जो है फॉरेन एनिमी को अगर कुछ सप्लाई कर रहा है, ड्रग सप्लाई कर रहा है, तो वो जो है लीगली बाइंडिंग नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है उसकी। इफ if the person is convict, a foreign sovereign or an alien enemy, they may not enter into a contract, ठीक है। अच्छा, अब दोनों पार्टीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाएं, लेकिन ये नहीं है कि वो दोनों पार्टीज जो हैं वो किसी भी तरह कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्सेंट होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेंट का मतलब रजामंदी, अपनी फ्री विल से एक्सेप्ट कर रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टीज, कोई भी ड्यूरस में ना हो, किसी भी किस्म का कोर्जन ना हो, ये सारी चीजें जो है, क्या कोई फ्रॉड ना हो, किसी भी धोखेधड़ी से ना उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेके आया गया हो। तो ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के अंदर जरूरी होती हैं। और जिस बेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो ऑब्जेक्ट जो है वो इलीगल ना हो। मसलन एक बंदा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है दूसरे बंदे के साथ कि जी मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि ये जो मुर्दा है मैं इसको जिंदा कर दूंगा, भाई ये कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। कुछ चीजें जो हैं वो पॉसिबिलिटी, और कुछ चीजें जो हैं जैसे कि एक बंदा कहता है कि मैं आपको जो हूँ सप्लाई कर दूंगा, ह्यूमन ट्रैफिकर्स जो है वो कहते हैं मैं आपको जो है वो ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट, वो ऑर्गन जो है वो आपको ट्रांसपोर्ट कर देंगे, तो ये एक लॉफुल चीज नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका ऑब्जेक्ट ही लॉफुल नहीं है, तो ये इलीगल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली पूछ लीजिए। फिर हम एलिमेंट्स के ऊपर आते हैं, डिटेल डिस्कशन है ये।
किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। अच्छा, ये चीजें ऐसी हैं जो कॉमन सेंस की बातें हैं, समझ आ रही होती हैं कि कोई ऑफर होगी, उसकी एक्सेप्टेंस होगी, वो लीगल होगी, उसके अंदर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो वैलिड होने चाहिए, ये सारी वो कॉमन सेंस की चीजें हैं। लेकिन अगर हम इसको लॉ की बैकिंग दे देते हैं तो ही हमारे पास फोरम होता है कि अगर इन केस ऑफ ब्रीच तो हम वहां पे जाके रिड्रेसल के लिए वहां जा सकते हैं। अब हम चलते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोई सब्जेक्ट मैटर हो जिसके ऊपर ऑफर आई हो और जो उसी सब्जेक्ट मैटर को एक्सेप्ट किया गया हो। ठीक है, मतलब आपने किसी चीज की पेशकश की और उस पेशकश को दूसरी दूसरी साइड से एक्सेप्ट किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गई। और ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जब तक नहीं होती आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होता। It is essential to have a lawful offer by one party and a lawful acceptance by an other party. अच्छा, अब हम देखते हैं कि ऑफर बेसिकली बन करती है। पोस्ट माइक बंद कर दीजिए। एग्जाम्पल आज आखिर तरीके अल्लाह सा आ रहा है। हेलो हेलो, होस्ट आपने मेरी वीडियो भी बंद कर दी है। जी थैंक यू। बाकी सबके माइक ऑफ कर दें प्लीज, बाकी सबको म्यूट करते हैं, ये बार बार बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। चलें, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की हम बात कर रहे थे, अब हम कहते हैं कि ये ऑफर है क्या। बेसिकली ऑफर जो है वो प्रपोजल है। ऑफर को जो हमारा ये 2A सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसने प्रपोजल का भी नाम दिया है, जो कि डिफाइन कर रहा है ऑफर को इस तरह: व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू एन अदर हिज विलिंगनेस टू डू और abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal or offer। इसके अंदर ये है, या तो आप कोई चीज एक्सेप्ट करते हो, मतलब या आप कोई चीज ऑफर करते हो कि वो एक्सेप्ट की जाए, या ऑफर करते हो कि ये एक्सेप्ट ना की जाए। ये दोनों केसेस हैं। मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाते हो कि ये वाली लैंड है, इसके ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, तो ये आप एब्सटेन करो अदर पार्टी को। आपने पूरा एक प्लॉट दे दिया किसी को और उस प्लॉट का कुछ हिस्सा आपने कहा है कि इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, ये ग्रीन एरिया ही रहेगा। तो आप एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनको एक राइट दे रहे हो कि वो वहां पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, विलिंगनेस टू डू, और दूसरी साइड के ऊपर आप उनको रोक रहे हो एक चीज करने से, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। आप कुछ करने का कहते हो या कुछ ना करने के लिए रजामंद करवाते हो। ठीक है, अब इसके हैं essentials ऑफ ऑफर क्या होते हैं। मस्ट कंटेन एन एसेंशियल एलिमेंट इंक्लूडिंग प्राइस एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक उस जिसके लिए आप ऑफर कर रहे हो उसका आप बताओ कि क्या चीज आप ऑफर कर रहे हो, और क्या वो प्राइस हो सकती है, कोई कंसिडरेशन हो सकती है, वो एक ऑफर के लिए जरूरी है। दूसरा क्या है, पर्सन मेकिंग द ऑफर मस्ट कम्युनिकेट टू द अदर पार्टी। ठीक है, अब इसके अंदर ये है कि ये नहीं हो सकता कि आप ऑफर अपने तक ही रखो और भाई आपने कहा है कि ये वाला मकान जो है ये मैंने बेचना है और आपने उसके लिए किसी को कोई ऑफर नहीं किया, आपने कोई इश्तेहार नहीं दिया, आपने किसी पार्टी को एंगेज नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपने ऑफर किया है। तो आपकी ऑफर जो है वो कम्युनिकेट होना जरूरी है। अच्छा, अब इस कम्युनिकेशन के अंदर
अंदर एक बात आती है कि क्या कम्युनिकेट होना जरूरी है सिर्फ रिटन फॉर्म में? नहीं, इसके अंदर ये होता है कि कम्युनिकेशन जो है वो आपकी ओरल भी हो सकती है, कम्युनिकेशन जो है आपकी रिटन भी हो सकती है, या कुछ ऐसे जेस्चर्स भी हैं जो आपको कम्युनिकेशन की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। अच्छा, ओरल और इन राइटिंग और इम्प्लाइड बाय कंडक्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग एन ऑफर, ये मैं आपको बता रही थी कि आपका कंडक्ट ऐसा हो कि आप वो बेचना चाह रहे हो, मतलब मसलन आपने एक प्लॉट बेचना है, आपने उसके आगे एक स्टैंड लगा दिया और उसके ऊपर आपने एक साइन बोर्ड लगा दिया उसको सेल करने का, ठीक है। या आपने लगा दिया कि कांटेक्ट आप इस वाले रियल स्टेट एजेंट को कांटेक्ट करें, तो आपने डायरेक्टली तो ये नहीं लिखा हुआ कि हाउस फॉर सेल, लेकिन आपने एक ऐसा कंडक्ट कर दिया है जिससे दूसरी पार्टी को ये पता चल जाएगा कि आप इस घर को बेचना चाह रहे हो, तो इसलिए आप उस रियल स्टेट एजेंट को कांटेक्ट करो। तो ये ओरल भी हो सकता है, ये रिटन भी हो सकता है, और आपके कंडक्ट से भी ये पता चल सकता है कि आप जो हो वो ऑफर देना चाह रहे हो किसी चीज की। अब नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। If one puts out a reward for solving a puzzle, so if any member of the public can accept the offer and be entitled to the reward if he finishes the act. आपने जो है आप कहीं बैठे हुए हो और आपने एक चैलेंज दे दिया जनरल पब्लिक को कि आप जो हो कोई भी ये पजल सॉल्व करेगा तो उसको इसके बदले जो है वो कुछ इनाम दिया जाएगा। तो वो अगर पजल सॉल्व कर लेता है और आप इनाम दे देते हो, तो एक तरफ से ऑफर हुई, एक तरफ से एक्सेप्टेंस हो गई, दैट्स इट, बात खत्म। ये एक जनरल ऑफर है, स्पेसिफिक नहीं है, आपने जनरल टू द पब्लिक की है। An offer is a proposal made by one party communicating the terms to an other party with the view to forming a contract, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं ऑफर के अंदर कि आपने एक प्रपोजल पेश किया, आपने उस प्रपोजल को कम्युनिकेट भी कर दिया, दूसरी पार्टी जो है, क्यों, क्या आपकी इंटेंशन क्या थी? आपकी इंटेंशन ये थी कि कोई पार्टी आपके साथ उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, इसको हम कहते हैं ऑफर। सेकेंड हम आते हैं एक्सेप्टेंस के ऊपर। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मैंने आपको बताया ये बेसिक चीजें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर आती हैं। एक्सेप्टेंस क्या है? To accept an offer, a person must clearly communicate acceptance of its term and willingness to be bound. A person cannot accept an offer that has been revoked. अच्छा, अब जैसे आप ऑफर करते हो कम्युनिकेट करके, इसी तरह आप एक्सेप्ट भी करोगे कम्युनिकेट करके। ये एक्सेप्टेंस आपकी ओरल भी हो सकती है, ये एक्सेप्टेंस आपकी रिटन भी हो सकती है, ये एक्सेप्टेंस आपके आपके कंडक्ट से भी शो होती है। अच्छा, ये जिसको नोट्स चाहिए मैं बाद में जो है वो भिजवा दूंगी, सेंड कर दूंगी स्लाइड्स, तो आप काइंडली ले लीजिएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अ पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट एन ऑफर दैट हैज बीन रिवोक्ड। रिवोक्ड क्या होता है? मतलब ये है कि कुछ ऑफर ऐसी हैं कि उसकी कोई एक्सपायरी है, या कुछ ऑफर ऐसी है जिसके अंदर कोई चेंज कर देता है, वो उस ऑफर को वापस ले लेता है, मतलब वो नो लॉन्गर, वो कोई ऑफर जो है वो नहीं रहती, तो उसको ये कहते हैं कि उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। Acceptance can be made orally or in writing unless the terms of the offer require a specific form of acceptance, ठीक है। आपने एक ऑफर की है, लेकिन आप उस ऑफर में लिख देते हो कि ये एक्सेप्ट तभी होगी जब यहाँ पे एक फॉर्मल किस्म का सिग्नेचर होगा उस बंदे का जो एक्सेप्ट करे। तो आप ये बता रहे हो कि आपको एक्सेप्टेंस इन राइटिंग चाहिए, तो अगर आप स्पेसिफाई करो तो एक्सेप्टेंस उसी टाइम पे एक्सेप्टेबल होगी जब आप उसको रिटन फॉर्म में दोगे, ठीक है। Once the offer has been accepted, it cannot be revoked. अगर आपने कोई ऑफर एक्सेप्ट कर ली है तो आप उसको रिवोक, मतलब आप उससे बैक ऑफ नहीं कर सकते। अब सोर्स क्या है इस लॉ का? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2B है, वो डिफाइन इस तरह से कर रहा है, when the person to whom the proposal has been made signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted. Thus, the proposal, when accepted, becomes a promise. मतलब अगर एक पर्सन को प्रपोजल दिया गया है और उसने उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आई एक्सेप्ट दिस ऑफर, तो उसको एक एक्सेप्टेंस कहा जाएगा, और वो एक ऑफर और एक्सेप्टेंस के बाद एक चीज जो आएगी वो एक प्रॉमिस बन जाएगा, ठीक है। When the proposal is accepted and it becomes a proposal, it also becomes irrevocable. जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो once you accept your proposal, तो वो
आप उसे बैक ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ठीक है, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि आप एक्सेप्ट करो तो आप ये नहीं कह रहे कि मैं अपने तक ही रख लूँ, भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। आपने ओरल राइटिंग या अपने कंडक्ट से उसको एक्सेप्ट करना है, या जो लॉ में या जो ऑफर में स्पेसिफाई हुआ है उस हिसाब से आपने उसको एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्टेंस के बाद जो चीज बनेगी उसको प्रॉमिस कहा जाएगा। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि ए ऑफर्स टू बाय बी's कार फॉर रुपी 20 lakhs and B accepts such offer. Now this has become a promise. एक बंदे ने अपनी गाड़ी सेल करने के लिए लगाई 20 lakhs पे, दूसरे बंदे ने उस 20 lakhs को एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बन गया, एक प्रॉमिस बन गया, ठीक है। आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप इससे बैक ऑफ नहीं कर सकते। दूसरे बंदे ने उनको जो है वो ऑफर कर दी है, तो वो भी बैक ऑफ नहीं कर सकते। और ये जो है एक हाँ काउंटर ऑफर कर सकते हैं, लेकिन बैक ऑफ नहीं कर सकते। काउंटर ऑफर इस तरह से वो कहेगा कि मैं 20 lakhs नहीं, मैं 15 lakhs में ये गाड़ी एक्सेप्ट करूं। तो वो आप कम्युनिकेट कर दो। अगर तो आपको जो ऑफर कर रहा है वो ऑफरर आपका एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, आपका वो प्रॉमिस बन जाएगा। अदरवाइज जो है ये डील जो है कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है कि लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का ये मतलब है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है किसी चीज के बारे में होगी ना, तो वो चीज जो है उसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो को, समथिंग इन रिटर्न। इट कैन बी कैश, काइंड, एन एक्ट और एब्स्टिनेंस। आप जिस चीज के बारे में ऑफर कर रहे हो वो चीज क्या है उसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन जो है वो एक कैश में भी हो सकती है, किसी आपके एक्ट में भी हो सकती है, और किसी एक्ट के अंदर अगर आपको मना किया गया हो तो वो भी हो सकते हैं। इसकी मैंने एग्जांपल्स में आपको बताया है कि अगर आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हो तो आप जो कैश दोगे वो क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन। आप गाड़ी दे रहे हो तो गाड़ी क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। एग्रीमेंट दैट फॉर्म्स टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव द सपोर्ट ऑफ रियल और लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि ये नहीं हो सकता कि आप इलीगल चीजों के पीछे कॉन्ट्रैक्ट कर लो। ये नहीं हो सकता कि आप ह्यूमन ट्रैफिकर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि आपने जो है वो किडनीज खरीदनी है उनसे, तो ये एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अगर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है ये, तो लॉफुल कंसिडरेशन होने के लिए वो चीजें जो लॉ के अंदर डिफाइन की गई हैं जो कि जायज हैं, उसके ऊपर आप जो हो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये पास्ट में भी हो सकते हैं, ये फ्यूचर वाली चीजों के साथ भी रिलेटेड हो सकता है। इसके एग्जांपल देखते हैं। A promises to maintain B's child and B's promises to pay 1,000 टका yearly for the purpose. अब वो ये वाली एग्जांपल जो हैं ये मैंने ली हुई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, तो ये इस तरह की लैंग्वेज क्योंकि ये ब्रिटिश मेड ये है लॉज हैं, तो टक्का और ये सब कुछ करेंसी उस हिसाब से। तो ए जो है वो ये कह रहा है कि ठीक है, मैं बी के बच्चे को मेंटेन करूंगा, और मेंटेन का मतलब ये है कि उसका ख्याल रखूंगा और उसके बदले मुझे 1,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे। तो ये मेंटेनेंस और वो पैसा, ये दोनों चीजें जो हैं ये एक लॉफुल कंसिडरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आर कंसिडर्ड लॉफुल कंसिडरेशन, are considered lawful consideration and or object unless they are। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इलीगल या लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। फर्स्ट, स्पेसिफिकली फॉरबिडन बाय द लॉ, लॉ ने उसको मना किया गया हो, जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वो सारे, अगर वो इलीगल ऑर्गन को वो करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो फॉरबिडन है लॉ के अंदर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉफुल कंसिडरेशन के अंदर नहीं आता, ठीक है। फ्रॉडुलेंट, आप किसी को डिसीव कर रहे हो तो वो भी लॉफुल कंसिडरेशन नहीं आएगा। जैसे कि A decides to sell goods to B and smuggle them outside the country। अब ये स्मगलिंग का सारा ऐसा ये वायरल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान इन्वॉल्व ये है, गुलाम मुर्तजा का माइक बंद कर दीजिए प्लीज। पाकिस्तान इन्वॉल्व है ये। थैंक यू। अच्छा, ए ने जो है वो एग्रीमेंट कर लिया बी के साथ कि मैं आपको ये वाले गुड्स दूंगा और ये जो है आप स्मगल कर दोगे हमारी कंट्री से बाहर। स्मगल का मतलब ये है कि उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगते, आप चोर रास्ते से लेके जाते हो चीजें, और जो है आप अपना प्रॉफिट तो रख लेते हो, लेकिन कंट्री का जो है वो टैक्सेस और उसके अंदर जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा होता, ठीक है।
तो ये जो है इस तरह की स्मगलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और ये सारा कुछ फ्रॉड कर रहे हो, तो ये आप लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। अच्छा, अब ये कहते हैं इन्वॉल्व इंजरी टू एनी अदर पर्सन और प्रॉपर्टी। आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जो दूसरे के लिए इंजूरियस है, तो वो भी लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, मतलब अगर यहाँ पे कोई बंदा कोई ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गया है इंडिया के किसी बंदे के साथ, तो वो जो है वो पब्लिक पॉलिसी नहीं है, वो जो है वो कंट्री के हक में सही नहीं है, तो ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है बात। नोट्स मिल जाएंगे आपको, आप बार बार एक बात क्यों कर रहे हैं जब कह दिए। अच्छा, सेकंड जो है वो जो अब नेक्स्ट है वो कॉम्पिटेंसी है। कॉम्पिटेंसी जो कॉन्ट्रैक्चुअल कॉम्पिटेंसी है उसकी बात हमने की है जनरली। अब हम देखते हैं कि ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 11 किस तरह से कॉम्पिटेंसी को डील कर रहा है। The parties person who make the contract must be competent. The persons are competent to make the contract if they have reached the age of majority. Age of majority majority act के according 18 years है, अगर तो वो बंदा 18 years का हो गया है तो वो contract कर सकता है, उसकी legal age है वो contract करने की। आर ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड जो है वो मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि अंडरस्टैंड करे वो कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब इसके अंदर साउंड माइंड के अंदर ये कहा जाता है कि अगर एक बंदा ल्यूनेटिक है तो वो ल्यूनेटिक जो है जो वो उसका टाइम पीरियड आएगा ल्यूनेसी का, वो तब तक तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन अगर वो नॉर्मल स्टेज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कंसिडर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, आर नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर एनी लॉ। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के मना ना किया गया हो गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई भी लॉज जो हैं वो मना कर रहे हो। जैसे कॉपर है, उसके पास कुछ है ही नहीं, उसका बैंक लोन जीरो है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, वो कॉपर है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इंसॉल्वेंट जो दिवालिया हो गया, दिवालिया, उसका बिजनेस डूब गया, सारा कुछ हो गया, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कॉन्वेक्ट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो डिफाइन कर रहा है कॉम्पिटेंसी को। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्सेंट। ये फ्री कॉन्सेंट की बात हम पहले भी कर चुके हैं, अब फिर करेंगे। तो कॉम्पिटेंसी कॉन्सेंट जो है वो सेक्शन 13 डिफाइन कर रहा है। किसके मैसेजेस आए हैं? ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी तो आप काइंडली वहां से सुन लीजिएगा। ये रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलरेडी कम है। थैंक यू। अच्छा, कॉन्सेंट जो है वो सेक्शन 13 बता रहा है कि बोथ द पार्टीज कॉन्सेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फ्री एंड जेन्युइन। मतलब ये नहीं है लीगल पर्सन जो है वो लीगल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लीगल पर्सन का मैं बताऊंगी किस तरह से, जैसे कंपनीज जो हैं वो लीगल पर्सन हैं, तो वो मैं आपको वो डिटेल में एक बताऊंगी। कंपनी का लेक्चर हमारा आएगा 16 को, वो तो आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको वो समझ आ जाएगी। आप कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ करो तो वो फ्री हो और फेक ना हो, जेन्युइन हो, ठीक है। सेकेंड है, टू और मोर पर्सन आर सेट टू consent when they agree upon the same thing in the same sense। मतलब कॉन्सेंट, फ्री कॉन्सेंट उस तरह से आएगा कि अगर आप एग्री कर रहे हो और दूसरा बंदा भी आपकी बात से एग्री करो, कि आप एक्सेप्ट करो, दूसरा बंदा, आप जो हो वो प्रपोज करो, दूसरा बंदा आपके प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करो और आप एग्री करो उस टर्म्स और कंडीशन को विदाउट एनी कोर्जन या ड्यूरेस, तो आप उसको ये कहते हो कि ये एक सेम सेंस में आप एग्री कर रहे हो दूसरे बंदे के साथ, ठीक है। सेक्शन 14 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो डिफाइन कर रहा है फ्री कॉन्सेंट। तो वो फ्री कॉन्सेंट किस तरह से डिफाइन करता है वो देखते हैं। consent is said to be free when it is not caused by coercion। coercion जो है वो बेसिकली होता है जबरदस्ती। आप किसी के ऊपर डंडा रख के कॉन्ट्रैक्ट अगर करवाओगे तो वो उसको फ्री कॉन्सेंट नहीं कहते, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होता। ये मैंने चाइल्ड मैरिज की पहले बताई थी कि वो निकाह जो है वो वैलिड नहीं होगा अगर आप किसी के साथ जबरदस्ती करके वो करवाओगे निकाह, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, a man enfeebled by
अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब आप अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा के अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। वो भी कॉन्सेंट नहीं होगा, जब कॉन्सेंट नहीं होगा तो वो वैलिड नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट। A man enfeebled by disease or age is induced by B's influence over him as his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional services B employs undue influence। एक बंदे ने दूसरे बंदे को हायर किया कि वो उसका ख्याल रखे। अब जिस बंदे का उसने ख्याल रखना है वो बूढ़ा बेचारा बंदा है, तो अगर बी जो है वो उससे अपनी डिमांड से ज्यादा पैसे मांगेगा, अब वो उसका मजबूर है कि वो उसका ख्याल रखे, तो वो अगर उससे ज्यादा पैसे मांगेगा तो वो क्या है, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस है। बॉस जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस करके किसी अपने एम्प्लॉय को ये नहीं कर सकता कि वो एंटर हो जाए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। जैसे अब ये पॉलिटिकल एग्जांपल भी है इसके अंदर कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो निकले। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उन्होंने अपने बावर्ची और अपने बेचारे जो हेल्पर्स हैं उनके नाम के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे, तो वो एक अनड्यू इन्फ्लुएंस है, उनको पता भी नहीं होगा बेचारों को। तो ये जो है वो मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर भी आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। फ्रॉड, फ्रॉड अगर आप करो तो वो भी आप फ्री कंसेंट के अंदर नहीं आता। मिसरिप्रेजेंटेशन जो कि सेक्शन 18 में डिफाइन है वो भी कंसेंट के अंदर नहीं आता। आपने किसी चीज दिखाई कोई और आपने कर कोई और दी तो वो भी मिसरिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। मिस्टेक, मिस्टेक अगर आपने कर दिया तो वो भी कॉन्सेंट नहीं आता। Consent is said to be so caused when it would not have been given but for the existence of such coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake। अगर ये सारी चीजें नहीं हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो किसी भी बंदे की एक्सेप्टेंस के अंदर, तो वो जो है वो कॉन्सेंट जो है फ्री होगा। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन जो है वो इलीगल नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देखते हैं हम कि object, the object over which the contract is to be done should not be unlawful or illegal। आप जिस चीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो इलीगल नहीं होनी चाहिए और अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड। हमारे जितने लॉज हैं उसके अंदर कोई भी चीज अगर वो इलीगल है या अनलॉफुल है तो आप उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। शुड नॉट डिफीट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, आप कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते जो कि आप एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं उनसे हट के हो। जैसे कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया है एक बच्चे का शादी के अंदर, मतलब आप शादी करवा दिया एक बच्चे की, तो वो आपके प्रोविजन लॉ के प्रोविजन से हट के है, मतलब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट से हट के है वो। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर लॉ एग्जिस्टिंग लॉ से हट के होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो फुलफिल नहीं करेगा, वो इलीगल है और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा एंड मस्ट नॉट बी फ्रॉडुलेंट। Every agreement of which the object or consideration is unlawful is void। वो contract valid नहीं होगा, वो void हो जाएगा, illegal हो जाएगा। For example, A agrees to sell his house to B for 10,000 taka। Here B promises to pay the sum of 10,000 is the consideration for A's promise to sell the house, and A's promise to sell the house is the consideration for B's promise to pay 10,000 taka। They are a legal lawful consideration। एक बंदे ने अपना घर बेचने के लिए 10,000 टका जो है वो मांगे, दूसरे बंदे ने 10,000 टका देने को एक्सेप्ट कर लिया। तो एक बंदे का घर बेचना, एक बंदे का वो वाली रकम को एक्सेप्ट करना, वो दोनों चीजें जो हैं वो लॉफुल कंसिडरेशन के अंदर आएगी। घर बेचना और पैसों को एक्सेप्ट करना एक ऑब्जेक्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम ये कहेंगे कि ये एक लीगली चीज हुई है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, एग्रीमेंट्स दैट आर इलीगल और वॉइड बाय लॉ, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम ये कहते हैं कि ये लॉ ने किसी ने ये कहा था कि सेम कंडीशंस है। हाँ जी, ये सेम कंडीशंस है, मैंने आपको बताया था, लेकिन कुछ डिफरेंस के साथ आप इनको देखें।
एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ और डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप काइंडली इस तरफ तवज्जो दीजिए। Agreements that are illegal or void by law are not enforceable, therefore they are not valid contracts। ठीक है, अगर तो एग्रीमेंट्स इलीगल हैं और वो void हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे। अब ये लॉ ही बार बार रिपीट कर रहा है चीजों को, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक ही चीज, एक सारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ के देखें, हर चीज जो है वो दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है। और कनेक्ट जो है वो बड़ा ज्यादा उसके अंदर ये है कि कॉमन सेंस की सारी ऐसी चीजें हैं जो आती हैं, रिपीट होती हैं। आवाज सबको नहीं आ रही? क्या आवाज आ रही है? चलें ठीक है, आवाज आ रही है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है? A promised to superintend on behalf of B a legal manufacture of indigo and an illegal traffic in other article. B promised to pay to A salary of 10,000 taka a year. The agreement is void. The object of A's promise and consideration of B's promise being a part is अनलॉफुल। एक बंदा दूसरे बंदे को हायर कर रहा है और वो उसको सैलरी भी दे रहा है, लेकिन वो बेसिकली क्या काम है और वो बेसिकली सैलरी किस काम के लिए दे रहा है उसको हमने देखना ये है कि क्या वो लीगली अलाउ है। अगर तो वो लीगली अलाउ नहीं है तो वो जो है वॉइड एब इनिशियो, मतलब वो स्टार्ट से ही एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स आर वॉइड, मतलब अगर आप एक बंदे को अगर आप एक बंदे को मना करते हो या कोई रिस्ट्रेंट उसके लिए खड़ा करते हो कि वो लीगल प्रोसीडिंग को फॉलो ना करे, तो वो भी जो है वो वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंटेंशन, इंटेंशन के बारे में हम पहले भी बात की है, अब इसको जरा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। देयर मस्ट बी इंटेंशन ऑफ बोथ द पार्टीज टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप। दोनों पार्टीज जो हैं वो एक्सेप्ट करेंगी कि वो लीगल रिलेशनशिप के अंदर आती हैं टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके अंदर देखते ही हैं कि क्या, अब इंटेंशन को प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है जजेस के लिए और हर एक के लिए, क्योंकि आप ये नहीं जानते होते हैं ना कि अगला बंदा क्या चाह रहा है। इसके अंदर एक केस लॉ है, वो देखते हैं कि अ मैन ब्रॉट हिज वाइफ टू इंग्लैंड फ्रॉम अनदर कंट्री। He had to return, whereas his wife had to stay back for medical reasons. He promised to send her monthly payment until he came back. On his failure to pay the promised amount, his wife sued him. The court held that the promise was not legally binding because of the two main reasons. There was no consideration from wife's side and there was no intention to create a legally binding agreement। ठीक है, अब इसके अंदर कोर्ट ने जो है, अब एक केस है उसके अंदर एक हस्बैंड जो है वो इंग्लैंड चला गया, लेकिन वो अपनी बीवी को जो कंट्री जहां पे वो पहले था वहां ही छोड़ गया और उसके साथ प्रॉमिस ये कर लिया कि उसे मंथली पेमेंट देगा, वो जो भी मेंटेनेंस होती है वो। अब वो मेंटेनेंस का उसने नहीं दिया और वाइफ ने उसको सू कर दिया। अब सू करने के बाद जब ये कोर्ट में केस आया तो कोर्ट ने कहा कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। किन बेसिस के ऊपर? उसके अंदर दो चीजें रखी कि वाइफ की साइड से कोई कंसिडरेशन है नहीं, वाइफ ने इन रिटर्न क्या देना था वो नहीं है, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। दूसरा ये कि उसकी इस एग्रीमेंट की कोई इंटेंशन थी ही नहीं कि वो लीगली, इस प्रॉमिस की कोई इंटेंशन थी ही नहीं फ्रॉम हस्बैंड साइड के वो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट हो, तो वो इस वजह से इसका केस जो है वो सेट असाइड कर दिया गया। Certainty and possibility. The contract must include the certainty and possibility of performance. अब ये नहीं हो सकता कि कोई ऐसे आप ऐसी चीज को एग्री कर लो करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कि पॉसिबल है ही नहीं। आप ये कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको एक पहले भी एग्जांपल दी थी, आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि हम मुर्दा को जिंदा कर देंगे, तो ये कोई पॉसिबिलिटी है नहीं इस चीज की। आप ये कह दो कि ये तूफान को हम रोक देंगे कुछ अरसे के बाद, तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ये आप जो कॉन्ट्रैक्ट बनाओ वो सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी हो उसके अंदर। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इंक्लूड द सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस।
अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इंक्लूड सर्टेन टर्म्स। अब ये सर्टेनिटी का क्या मतलब है? कोई टर्म जो है वो एम्बिगुअस ना हो, हर टर्म जो है वो डिफाइन की गई हो प्रॉपर। अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इंक्लूड सर्टेन टर्म्स एंड एबिलिटी टू फुलफिल द एसेंशियल टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी गारंटीड। These terms must be clear and unambiguous. For example, if the contract is for sale of goods but the parties do not agree on what goods are, then the contract is too uncertain to be enforced. ठीक है, एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हमने कुछ चीजें बेचनी है, अब वो कुछ चीजें उसने डिफाइन की नहीं, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आप इन्फोर्स कर सको, क्योंकि पता ही नहीं है कि किस चीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये सर्टन नहीं है चीज। तो कोई चीज अगर सर्टन नहीं है तो वो वैलिड नहीं हो सकती। लीगल फॉर्मेलिटीज। अब एग्रीमेंट से ये डिफरेंस किस तरह से है, लीगल फॉर्मेलिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स में किस तरह से होती हैं कि वो उसको वैलिड कर दें, वो ये है कि द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आल्सो कंटेन ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज। ठीक है, all contract must comply with the law for all applicable jurisdiction where the contract will be enforced. Additionally, contract involving illegal products or services or relating to criminal activity are not enforceable. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आप बनाओ तो आप सारी फॉर्मेलिटीज जो है लीगल फॉर्मेलिटीज उनको फुलफिल करो। क्या देखो क्या है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से हटके तो नहीं है, क्या लॉ ऑफ द लैंड है उससे हटके तो नहीं है, क्या बाकी जो आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी हुई हैं। जैसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ये डिफाइन करे कि इस अगर कोई स्टेट की लैंड है उसके ऊपर आप खुद से कॉन्ट्रैक्ट करके बैठ गए हो, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि वो लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थे, या कॉन्ट्रैक्ट अगर या एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए जो चीजें थी। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 का है उसके अंदर ये सारा कुछ डिफाइन हुआ है, ये आप पढ़ भी लीजिएगा। और जो नोट्स की बात कर रहे हैं उनको नोट्स भी मिल जाएंगे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ लें। 5 मिनट रहते हैं, क्वेश्चन हैं तो कोई पूछ ले। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फीका सब्जेक्ट इसलिए लगता है क्योंकि सारी कॉमन सेंस की बातें समझ आ रही होती हैं, आप पढ़ते जो आपको समझ आ जाती हैं, तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप क्रिटिकली देखो या आप बड़ा एनालाइज करो, तो वो जैसा है वैसा ही है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कर लीजिए, 5 मिनट है हमारे पास, मैं 5 मिनट वेट कर रही हूँ। स्लाइड्स जिसने भी मांगे हैं स्लाइड्स मिल जाएंगी, मैं होस्ट को शेयर कर दूंगी, तो होस्ट आप काइंडली जिसको भी शेयर करना हो आप कर लीजिएगा, जो भी मांगे आप उसे दे दें। और भी किसी को कोई नोट्स चाहिए हो तो वो बता दिया करें। चलें, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बेसिकली पार्टनरशिप के ऊपर होगा, और पार्टनरशिप किस तरह से जो है वो प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर आप डीड बनाते हो और किस तरह से आप उसको रजिस्टर करवाते हो डीड को, और किस तरह से पार्टनर्स होते हैं, किस तरह से पार्टनरशिप को आप डिसॉल्व करते हो, किस तरह से जो पार्टनरशिप के जरिए फॉर्म बनी है उसको डिसॉल्व करते हो, उस सारे प्रोसीजर को हम देखेंगे 16 को। ये कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके बेसिक्स थे, किसी को इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लें। अच्छा, ये किसी को जजमेंट समझ नहीं आई थी, मैं दोबारा निकाल के आपको समझाती हूँ। बेसिकली इंटेंशन के ऊपर वो थी जजमेंट, कि आप किसी की इंटेंशन के वो लीगल रिलेशनशिप के अंदर एंटर हो, वो किस तरह से आप कर सकते हो, आपको किस तरह से पता चलेगा। तो वो ये था कि एक हस्बैंड था, उसने
वो खुद तो इंग्लैंड चला गया और उसकी बीवी जो थी वो यहाँ पे ही रह गई। आई थिंक इस जजमेंट इस केस का टाइटल बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर है, लेकिन ये चेक करना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। इसके अंदर ये था कि वो वाइफ जो है वो जहाँ पे बंदा पहले रहता था वहां ही रह गई, बंदा जो था वो इंग्लैंड चला गया। अब इंग्लैंड जाने से पहले उसने अपनी बीवी को प्रॉमिस कर दिया था कि मैं तुम्हें मंथली पेमेंट दिया करूंगा, पेमेंट मतलब एज एन मेंटेनेंस का खर्चा दिया करूंगा। तो वो नहीं दे सका। तो वो जो उसकी वाइफ थी वो इसको केस बना के कोर्ट में ले गई। अब कोर्ट के पास जो थे लीगली बाइंडिंग है कि नहीं है, क्या वो इंटेंशन थी उसकी लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने की कि नहीं थी। तो वो कोर्ट ने इस तरह से उसको कहा कि बीवी जो है इसको हम एक प्रॉमिस नहीं कह सकते, क्योंकि बीवी की साइड से कोई भी सच कंसिडरेशन नहीं थी। दूसरा ये कि कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं थी हस्बैंड की जाते हुए कि वो ये चाहता कि कोई लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट हो, इसलिए ये केस जो है वो सेट असाइड कर दिया गया। वॉइड जो है वो कंप्लीटली इलीगल होता है। वॉइडेबल जो है उसके अंदर अगर आप प्रोविजंस के अंदर कुछ चेंज कर लो तो वो ये होता है कि वो वैलिड भी हो सकता है। चलें जी, टाइम हो गया है। स्लाइड्स में शेयर कर दूंगी, आप लोग ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस, और नेक्स्ट लेक्चर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।